If we lose, you're going to have a crash like you wouldn't believe. If we don't win the next election, the stock market will crash. The stock market is up is because people think I am going to win. अमेरिका की जनता को अच्छे दिन का जुमला सुनाकर और स्टॉक मार्केट बूम का लालच दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन 7 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रंप ने अमेरिकी शेयर मार्केट बाजार में हड़कंप मचा दिया है और यूएस इकोनॉमी को रिसेशन के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। We're worried about a U.S. recession. Trade war could push the economy into some sort of recession. A recession in the next 12 months is becoming more likely. I wouldn't be surprised if we have an even greater crash. मंडे को डाउ जोन्स 900 पॉइंट गिरी जब ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। 3 हफ्ते से चल रही मार्केट सेल ऑफ इस हफ्ते और तेजी पकड़ रही है। सितंबर 2022 के बाद पहली बार नैस्डैक ने एक दिन में 4% की गिरावट रजिस्टर की। S&P 500 भी लगभग 2.7% गिरा। अमेरिकन इकोनॉमी आज चीख चीख कर कह रही है कि उसकी हालत टाइट हो रही है। हालत इतनी खराब हो गई है कि अमेरिका के मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स जिसे इन्वेस्टर्स अब तक सेफ बेट्स मान रहे थे, सोमवार को वो भी बिगेस्ट लूजर्स में अपने आप को शामिल पाते हैं। अल्फाबेट और मेटा 4% गिरते हैं। एआई वेव का बिगेस्ट बेनिफिशियरी एनवीडिया भी 5% से नीचे चला जाता है। लेकिन स्टार ऑफ द डे अमेरिका के अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट इलॉन मस्क का टेस्ला 15% डाउन एक दिन में। पिछले कुछ हफ्तों में ही टेस्ला का स्टॉक 50% से भी ज्यादा गिरा है। इलॉन मस्क के खतरनाक बयानबाजी, पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर को स्मॉल मैन कहना, अपने ही देश के डेमोक्रेटिक सेनेटर को ट्रेटर बुला देना, डॉज द्वारा लोगों को नौकरी से बेरहमी से बाहर निकाल देना। मस्क ऑब्वियसली काफी अनपॉपुलर बन चुके हैं अमेरिका में। जगह जगह लोग टेस्ला कार्स को आंख के हवाले कर रहे हैं। साथ ही साथ यह मत भूलिएगा कि चाइना और दूसरे देश के जो ईवीज हैं, दूसरे कंपनीज हैं, अब तेजी से टेस्ला को टक्कर दे रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भैया इलॉन मस्क का टेस्ला की स्टोरी तो ओवर है। Just today, Tesla's stock price dropped by 15%. The longest weekly losing streak for Tesla on record. Tesla car lots are under attack. These Tesla charging stations were intentionally set on fire. उधर अपनी इंडियन मार्केट्स की भी हालत कुछ खास नहीं है। पिछले 1 साल में सारे के सारे गेन सेंसेक्स ने अब खो दिए हैं। पिछले 6 महीनों से हमारी मार्केट्स बस गिरते ही आई है और इसमें हमारे देश के इंटरनल फैक्टर्स भी शामिल हैं। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड एपिसोड बना के रखा है, टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया भर के मार्केट्स अभी एक अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह है इन्वेस्टर्स का घटता हुआ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस पर वापस आ चुके हैं, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक तूफान ला चुके हैं। 80 साल पुराना वेस्टर्न अलायंस अब तार तार हो चुका है। यूक्रेन से सपोर्ट वापस ले लिया गया है। रशिया को मदद करने का इल्जाम लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इस पूरे तमाशे को क्लोजली फॉलो किया है हमने यहां देशभक्त पर, साथ ही साथ इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट का। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ ट्रंप ने टैरिफ वॉर भी जो छेड़ के रखा है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो अनाउंस कर दिया है, जो अगले महीने लागू भी होने वाले हैं। कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर जो टैरिफ्स ऑलरेडी लगा दिया है, इन देशों ने जवाबी कार्रवाई में अपने टैरिफ्स भी इंपोज कर दिए हैं यूएस प्रोडक्ट्स पर। इतना सब कुछ ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के सिर्फ शुरुआती 7 हफ्तों में ही कर दिया है। अभी तो 3 साल और 45 हफ्ते बाकी हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी उथल पुथल के बीच में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कोविड के बाद लोएस्ट पॉइंट तक पहुंच चुका है। अमेरिका हो या यूरोप हो या फिर भारत हो, सभी मार्केट से लोग अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही अपने सिटीजन्स को आगाह कर दिया है कि उनकी पॉलिसीज अब शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। We may have short term a little pain, and people understand that. But long term, the United States has been ripped off by virtually every country in the world. We have deficits with almost every country. लेकिन बात सिर्फ शॉर्ट टर्म की नहीं है। ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज हैं अमेरिका के लिए और साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट छोड़ सकती है। तो आइए आज के देशभक्त एपिसोड में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे टैरिफ के मुद्दे को। जानते हैं कि क्या होते हैं ये टैरिफ और क्या सच्ची में ये अमेरिका को माला माल कर देंगे जैसा कि ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। टैरिफ और छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप हासिल क्या करना चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं, क्यों ये टैरिफ की पॉलिसी यूएस समेत पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रही है, और फाइनली भारत अपनी इकोनॉमी को इस पूरे उथल पुथल से सेफगार्ड करने के लिए क्या कर सकती है, क्या कदम उठा रही है, वो भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले बिफोर वी कंटिन्यू, एक छोटा सा
आपके लिए भी पॉजिटिव मैसेज है कि भैया दुनिया उथल पुथल हो, लेकिन अगर आप अपना होली को इस बार थोड़ा सा क्रिएटिवली कलरफुल बनाना चाहते हैं, अपने करियर को कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत एडवांटेजेस एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैं तो उसको रेकमेंड करूंगा। 2 दिन का एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम है और यह कंप्लीटली फ्री है। वैसे तो इसका मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए है, लेकिन देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है, थैंक्स टू आवर पार्टनर, एपिसोड पार्टनर आउटस्किल। अब आउटस्किल दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इट्स बैक्ड बाय रिनाउंड एआई इन्वेस्टर्स, एआई फाउंडर्स। 2 दिन का यह प्रोग्राम है, 16 घंटे का प्रोग्राम है। इस वीकेंड को, सैटरडे और संडे को 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। जैसा कि मैंने कहा कि है तो यह 10,000 का प्रोग्राम, नीचे दिए गए लिंक को यूज करोगे बिल्कुल फ्री होगा। इन डेप्थ नॉलेज ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स और 20 एआई टूल्स कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेकर डेटा एनालिटिक्स से लेकर विदाउट कोडिंग एआई को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सेल में प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हो, एआई बिना कोडिंग के अगर आप टूल्स बनाना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ एडिटर ये बात सुन लो, साथ ही साथ कैसे स्टनिंग इमेजेस और वीडियोस बना सकते हो एआई की मदद से, माने अपने काम को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए काफी यूजफुल होगा। आप टेक से हो, नॉन टेक सेक्टर से हो, एचआर, ऑपरेशंस, बिजनेस ओनर हो या फ्रीलांसर हो, आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। 1 लाख लोग ऑलरेडी 40 देशों से इस प्रोग्राम को अटेंड कर चुके हैं। मैं एडिटर को फोर्स कर रहा हूं कि इस बार कर लो, जरा होली के बाद थोड़ा सा फोकस कर लो, थोड़ा सा ये प्रोग्राम भी अटेंड कर लो। लिंक मैंने नीचे दे के रखा है, अपना स्लॉट बुक करना मत भूलिएगा। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। और हां, इसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। फ्राइडे 7 बजे को शाम को इसका इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो उसको भी मिस मत करिएगा। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। अब इसको लेकर बहुत गलतफहमी है कि टैरिफ होता क्या है। देखिए, टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो कोई भी सरकार अपने देश के बाहर से आने वाले सामान पर लगाती है। जब कोई भी कंपनी फॉरेन से सामान मंगवाती है तो उसे, माने इंपोर्टिंग वाली जो कंपनी है, उसे सरकार को एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है एज टैरिफ। समझ गए? अब ये टैक्स आमतौर पर प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू पर एक डिफाइंड परसेंटेज माना जाता है। अब मान लीजिए कि कोई स्विस चॉकलेट इंपोर्ट करा रहा है इंडिया में, तो उस कंपनी का जो खर्चा है, इंपोर्ट एक्सपेंस है, अगर प्रॉफिट मार्जिन भी लगा रहा है तो वो 100 रुपए की बनती। लेकिन किंतु परंतु सरकार ने उस पर 20% का टैरिफ लगा के रखा है कि स्विट्जरलैंड का जो स्विस चॉकलेट है उस पर 20% टैरिफ लगेगा। तो मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली इस चॉकलेट की बन जाती है 120 रुपए। तो ये टैरिफ जो 20 रुपए वाला जो एक्स्ट्रा पैसा है वो स्विट्जरलैंड नहीं दे रहा है, वो आप ही की जेब से जा रहा है। तो एक गलतफहमी होती है कि वो वाला देश ये पैसा दे रहा है, वो आपके और मेरे जेब से ही ये पैसा जा रहा है। लेकिन ऐसा सरकार क्यों करती है, आप पूछोगे? इसलिए क्योंकि भैया जो आपकी लोकली मेड चॉकलेट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, उसका ऑल्टरनेटिव खत्म ना हो जाए, तो लोगों को भी फायदा मिलेगा कि उनको भी एक चॉइस मिलेगा। तो कोई इंडियन, आप सोच लीजिए आप मेड इन इंडिया चॉकलेट ही खाना चाहते हो, या आपके पास 120 रुपए नहीं देना है आपको एक चॉकलेट बार के लिए, आप 80 रुपए का चॉकलेट खाना चाहते हो और जो इंडियन कंपनी 80 रुपए में बना रही है, तो आप उसे खरीदोगे। तो कंज्यूमर के पास एक प्रेफरेंस रहती है, उसके पास एक चॉइस रहती है और अलग अलग लेवल के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। अब अगर लोकल प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ेगी, अब मान लीजिए जो इंडियन कंपनी की सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस एक्सपैंड होगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो टैक्स और लोग कंपनी देंगे, टैक्स देगी तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ती रहेगी और बाहर का सामान भी अवेलेबल रहेगा। ट्रंप के टैरिफ्स बढ़ाने के पीछे बेसिकली यही टेक्स्ट बुक वाला नॉलेज है। अब खुद भी वो बिजनेसमैन है, तो उन्हें यह बात समझ में आ रही है कि टैरिफ का लॉन्ग टर्म फायदा ओवरऑल इकोनॉमी को पहुंचना चाहिए टेक्स्ट बुक वाइज। साथ ही साथ वो दुनिया में एक जीरो सम गेम देखना चाहते हैं। तो अगर कोई देश यूएस के इंपोर्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाती है तो यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहेगा कि अच्छा, तुमने हमारे ऊपर 20% लगाया, हम भी तुम्हारे ऊपर 20% लगाएंगे। तो नेट नेट वो बराबर करना चाहते हैं हिसाब। लेकिन किंतु परंतु असली दुनिया टेक्स्ट बुक के तरह नहीं चलती है, इतना सिंपल नहीं होता है। A+B 2A भी एक्स्ट्रा आ जाता है एक्चुअली रियल लाइफ में। एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता इंटरनेशनल ट्रेड को चलाता है, समझने की जरूरत है इसको। अब सोचिए, टैरिफ और लोकल प्रोडक्ट्स वाली जो बात अभी मैंने बताई वो तभी वैलिड होगा जब तक उस इंपोर्टेड सामान का आपके देश के पास एक अच्छा लोकल ऑल्टरनेटिव मौजूद हो। अच्छा ठीक है, 120 रुपए का चॉकलेट नहीं, 80 का खा लेंगे, काम चला लेंगे। लेकिन अगर लोकल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो टैरिफ लगाने से होगा क्या? कंज्यूमर को वही महंगा 120, 130, 140 रुपए का चॉकलेट खाना पड़ेगा। और चॉकलेट तो खैर, अगर वही चीज अंडा बन जाए, वही चीज ब्रेड बन जाए, तो चॉइस भी कम होगा और पैसे भी उसको ज्यादा देने पड़ेंगे।
अब यूएस इकोनॉमी जितने प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है वहां उसका अगर आप सोच लीजिए बिजनेस इंप्लॉयमेंट पूरा लेवल फुल भी कर दो तो सारी चीजें एक देश प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। मतलब यूएस हमेशा ही एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी रहेगा, और खासकर कि जब इतनी बड़ी इकोनॉमी है। और इकोनॉमिक थ्योरी भी यही बात करती है कि कोई एक देश पिन से लेकर प्लेन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक नहीं बना सकती है। इसी वजह से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। हर देश कुछ स्पेशलिटी चीज बनाती है, उसको बेचती है और कुछ खरीदती है। लेकिन ट्रंप का यह मानना है कि अमेरिका के बिना तो दुनिया सूरज की परिक्रमा करना ही बंद कर देगा। अरे रेवोल्यूशन, रोटेशन सब खत्म हो जाएगा, दुनिया एकदम स्टिल पर आ जाएगी। लेकिन एक ब्लैंकेट रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत सारे डेली कंजम्पशन की चीजों का दाम ऑलरेडी बढ़ाने लगी है, जिसका अमेरिकन के पास कोई लोकल ऑल्टरनेटिव नहीं है। यानी कम से कम बेस्ट के सिनेरियो में शॉर्ट टर्म में लोगों के पॉकेट से ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। अब लोग खर्चा बढ़ाएंगे, ओवरऑल कंजम्पशन गिरता रहेगा, सेविंग्स कम होती रहेंगी, इन्वेस्टमेंट कम होता रहेगा, नतीजा मार्केट क्रैश, ओवरऑल कॉन्फिडेंस में क्राइसिस, एंड फिर आता है रिसेशन। यह बात अब ट्रंप को भी समझ में आ रही, 7 हफ्ते लग गए लेकिन अब समझ में आ रही है। Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. रिपोर्टर्स ने फिर से यह सवाल ट्रंप से पूछा। अब उनके प्लेन पर यह सवाल पूछा कि अरे आप डिनाई कर दीजिए, रिसेशन नहीं आने वाला है। Are you worried about a recession? Maria Bartiromo asked you and you kind of hesitated. I'll tell you what, of course you hesitate. Who knows? All I know is this. We're going to take in hundreds of billions of dollars in tariffs. लेकिन उधर अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी कुछ ही घंटे पहले ट्रंप से बिल्कुल अलग अपना ही गुणगान कर रहे थे, अपनी ही धुन में गाना गा रहे थे। Should Americans brace for a recession? Absolutely not. There's going to be no recession in America. I would never bet on recession. No chance. अमेरिकन यहां तक कि ट्रंप के मेगा सपोर्टर्स को समझ में आ गया कि ये कुछ जुमलेबाजी यहां चल रही है और ये टैरिफ के चक्कर में अमेरिका ही हिट विकेट हो रहा है। क्योंकि 2024 में अमेरिका की टोटल इंपोर्ट्स का 40% से ज्यादा हिस्सा वही चाइना, वही मेक्सिको, वही कनाडा से आया है, जिसको आज गाली गलौज बकी जा रही है। तो टैरिफ ये देश भी लगा सकते हैं, उल्टा लगा सकते हैं, अमेरिका को चोट पहुंचा सकते हैं। 4 फरवरी से चाइना से आने वाले हर प्रोडक्ट पर 10% टैरिफ लगा दिया गया। हालांकि $800 से कम वैल्यू वाले शिपमेंट्स में अभी भी टैरिफ एग्जेम्प्टेड है, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों पर टैरिफ लगा दिया गया। चाइना ने कहा ठीक है, जवाबी कार्रवाई में उन्होंने 10 से 15% का टैरिफ लगा दिया, जो मोस्टली यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को टारगेट करने लगा। बीजिंग ने इसके अलावा यूएस की एविएशन, डिफेंस और टेक फर्म्स को अनरिलायबल एंट्री लिस्ट में डाल दिया कि भैया इन प्रोडक्ट्स का कोई भरोसा नहीं है, इनको इंपोर्ट ना ही करो तो बेहतर है। और कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी लगा दिए कि इन चीजों को हम अमेरिका नहीं भेजेंगे। 4 मार्च को ट्रंप ने टैरिफ 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया कि जाओ हम भी तुम्हें दिखाते हैं। चाइना ने इस एक्शन का सीधा सीधा इसको ट्रेड वॉर डिक्लेयर कर दिया और साथ ही उन्होंने यूएस को ललकार भी दिया कि भैया तुम चाहते हो ट्रेड वॉर, तुम चाहते हो टैरिफ वॉर, या तुम किसी और तरीके का वॉर चाहते हो, चाइना आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। हाय हाय, तो लाल आंख दिखा दी चाइना ने। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर भी 25% टैरिफ इंपोज किया। ये टैरिफ्स पहले तो 4 फरवरी को लागू होने वाले थे, फिर बाद में 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, क्योंकि मार्केट्स ट्रंप को खूब जोर जोर से तमाचे तब से ही मारने लगी। अब ये 4 मार्च से लागू होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि ट्रंप अंकल की फिर से मूड चेंज हो जाए या ना। उधर कनाडा जैसे देश भी अमेरिका को हड़काने लगा है। कनाडा ने एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। कनाडा यूएस का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। साथ ही साथ कनाडा लगभग 30% यूएस स्टेट्स को बिजली भी प्रोवाइड करता है। अगर टेंशंस और बढ़े तो कनाडा इन स्टेट्स को भी कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी डिनाई कर सकता है। मेक्सिको ने भी पहले रिटेलिएटरी टैरिफ्स डिले किए हैं, लेकिन ट्रंप की 25% टैरिफ के बाद मेक्सिकन प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है कि हम भी टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स अप्लाई करेंगे। अब उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला वर्कआउट होने की कोशिश हो रही है। मेक्सिको यूएस बॉर्डर पर 10,000 नेशनल गार्ड ट्रूप्स भेजने की कोशिश कर रही है कि हम ड्रग्स जो जा रहे हैं अमेरिका में उसको रोकेंगे। उधर अमेरिका भी कह रही है अच्छा ठीक है, हमारे यहां से जो इलीगल वेपन स्मगल हो रहे हैं मेक्सिको अंदर, हम उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी एक गेम ऑफ चेस चल रहा है, देखते हैं कौन ब्लिंक करता है पहले, मेक्सिको या अमेरिका। लेकिन अभी तक लागू हुए टैरिफ में एक यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो छुपी हुई थी, अब वो सामने आ गई है।
हुआ यूं कि पिछले 25 सालों में अमेरिका की कार इंडस्ट्री और उनके पॉलिसी मेकर्स ने साथ मिलकर नॉर्थ अमेरिका में एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन डेवलप किया था, स्पेशली कनाडा और मेक्सिको के साथ। आज जो कार अमेरिका में बिकती है, बनती है, उसके कुछ पार्ट्स कनाडा में बनते हैं, कुछ पार्ट्स मेक्सिको में बनते हैं और खुद कुछ अमेरिका में। जीएम, फोर्ड, क्राइसलर जैसे बड़े अमेरिकन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के पिकअप ट्रक्स एक ही प्रोसेस में कई बार बॉर्डर क्रॉस करते हैं। यह सीमलेस ट्रेड एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के वजह से मुमकिन हुआ था और सारे देशों को इससे लाभ होता था। लेकिन अब ये नए टैरिफ्स के वजह से पूरा प्रोडक्शन लाइन ही डिस्ट्रॉय हो गया। माने टैरिफ की वजह से एक ही ट्रक को बनाने के प्रोसेस में हर बार अगर कोई पुर्जा बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कहना है, फॉर एग्जांपल अमेरिका की बहुत पॉपुलर जो पिकअप ट्रक है फोर्ड F-150, उसका दाम रातों रात 10,000 से $12,000 तक बढ़ गया। वाह, मास्टर स्ट्रोक। तो आप जिस साइड पे भी हो इस डिबेट के, द फैक्ट इज कि ये वाले जो टैरिफ हैं बिना सोचे, बिना समझे, बिना डिस्कशन किए लगाए तो जरूर गए थे। जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री के बैकलैश के बाद ट्रंप को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को टैरिफ एग्जेम्पशन देना पड़ा। इस एग्जेम्पशन से ट्रंप ने अपनी ऑटो इंडस्ट्री को बचा तो लिया, लेकिन पूरा बखेड़ा खड़ा होने के बाद अपनी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है, क्योंकि ये बाय द वे हार्डकोर मेगा सपोर्टर्स थे। ठीक जैसे जो क्रेडिबिलिटी की बात है, ट्रंप ने यूक्रेन के बाद जो यूक्रेन के साथ जो धोखा किया, पूरा यूरोप अब अमेरिका के विश्वासघात को देख रहा है, अपने डिफेंस की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका से अब सामान नहीं खरीदेगी यूरोप। यहां सबसे बड़ी आयरनी, कॉमेडी यह है कि मेक्सिको और कनाडा के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स ट्रंप आज कैंसिल करना चाहते हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं ये गलत है, ये अनजस्ट है, अनफेयर है, वो डील खुद ट्रंप ने साइन की थी 2018 में कनाडा और मेक्सिको के साथ। अब जब वही ट्रंप कनाडा और मेक्सिको के टैरिफ लगा रहे हैं, अपनी ही डील कैंसिल कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं यूएसएमसीए डील का, तो आप कितना भरोसा करोगे इस इंसान पर? यह पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रंप ने अपने ही नेगोशिएटेड एग्रीमेंट को कोई वैल्यू नहीं देता, उसे कैंसिल करना चाहता है। इस वजह से दुनिया भर में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर यूएस का प्रेसिडेंट खुद अपने साइन किए हुए डील को तोड़ सकता है, तो कोई और कंट्री वॉशिंगटन के साथ डील क्यों करेगा? यह सवाल सिर्फ कनाडा और मेक्सिको के लिए नहीं है, यह भारत के लिए भी सवाल है। और हमें यह पूछना होगा कि भैया हम यूएस पर कितना विश्वास कर सकते हैं। उस सवाल पर अभी मैं आता हूं, लेकिन पहले जरा आंकड़े देख लेते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व के एनालिसिस के मुताबिक नए टैरिफ एवरीडे परचेज, जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, वो 0.81% से लेकर 1.363% तक प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर ट्रेड वॉर और एस्केलेट होता है तो इन्फ्लेशन 2.9% से बढ़कर 4% तक पहुंच सकती है। 4% इन्फ्लेशन यूएस जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी इतनी बड़ी है, तो 4% काफी बड़ा नंबर होता है। और अब जो लोगों ने, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है, लोग तंग आ चुके हैं। याद रखिए, बाइडेन को जो पावर से निकाला गया था वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, जीडीपी के लिए नहीं, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण था। और अब लोग ट्रंप से भी परेशान आ रहे हैं कि ट्रंप इस इन्फ्लेशन को रोक नहीं पा रहे हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा हुआ है ट्रंप के पास। कुछ मेगा भक्तों का तो यह मानना है कि ट्रंप जानबूझकर इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ ढकेल रहे हैं, क्योंकि वही एक तरीका है दामों को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अगर यह सच है तो एक और नोबेल इकोनॉमिक प्राइज मिलना चाहिए ट्रंप को। लेकिन फैक्ट तो यही है कि ट्रंप को भी अब लगने लगा है कि उनकी पॉलिसी से यूएस की इकोनॉमी को पीछे ढकेला जा रहा है। रिसेशन के सीधे सवाल पर ट्रंप ने बस इतना बोला कि इकोनॉमी एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है। वहीं कई एस्टिमेट्स अब यूएस को इस साल रिसेशन में जाने के चांसेस 40% तक बढ़ा चुके हैं। मार्केट में रिस्क अवर्जन ऑलरेडी दिख रहा है। बिटकॉइन जो $1 लाख तक पहुंच गया था, अब 80,000 के आसपास चले गया है। ट्रेजरी यील्ड्स तक नीचे गिर गए हैं। तो इस बात से इंडिकेशन साफ हो गया है कि इन्वेस्टर्स अब सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं। कॉन्फिडेंस कम हो चुका है इकोनॉमी के ऊपर। अगर मार्केट और गिरता है तो लॉसेस और बढ़ेंगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज और टैरिफ थ्रेट्स अगर मार्केट का सेंटिमेंट और वीकन कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी ऑलरेडी थोड़ा सा डगमगा रही थी, अब सिर्फ बातों की वजह से ही मार्केट इतना नीचे गिर रहा है, तो अंदर थोड़ा खोखलापन ऑलरेडी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आज जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है, उसका हम पर, भारतीयों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ट्रंप कई बार भारत का नाम लेकर हम पर इल्जाम लगाते आए हैं कि भारत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है। अब तो ट्रंप मुंहफट हो चुका है, सीधा भारत सरकार को एक्सपोज करने की बातें करता है। और भारत ने भी अपना पक्ष सामने नहीं रखना जरूरी समझा है। जब सारी दुनिया ट्रंप को गलत कहने में
हिम्मत जुटा रही है, चाहे कनाडा हो, मेक्सिको हो, यहां तक कि जॉर्डन जैसे देश ने अपना पक्ष रखा है ट्रंप के सामने, वही भारत ने कुछ नहीं बोला है। पाकिस्तानियों का मुंह बंद करने वाले मशहूर जयशंकर साहब ने भी एक लफ्ज नहीं बोला है कि इतना सब कुछ अपमान जो हमारे ऊपर दिया जा रहा है। ना उन्होंने अपने लेजर आइज को ऑन किया है। और मोदी तो खैर ट्रंप के सामने क्या ही बोलेंगे, उसको बात छोड़ दीजिए। लेकिन इस चुप्पी के पीछे क्या मोदी सरकार की कोई स्ट्रैटेजी है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं, खासतौर की डिप्लोमेटिक जो बातें होती हैं, चार दीवारों के पीछे ही बेस्ट हैंडल की जा सकती हैं। तो जहां आप चुपचाप से अपना गेम खेल सकते हो, वहां पेटी पब्लिक बैटल करके, बयानबाजी करके कुछ मिलने वाला नहीं है। यह बात ज़ेलेंस्की नहीं समझे और फिर हो गया कांड व्हाइट हाउस में। हमारी यूएस से एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर ऑलरेडी बातचीत चल रही है बंद दरवाजों के पीछे। रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन ऑफिशियल्स उम्मीद यह कर रहे हैं कि स्टील और एल्युमिनियम पर जो 25% ड्यूटी लगाई गई है, उसमें इंडिया को कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है, राहत मिल सकती है। साथ ही साथ आने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कुछ कंसेशंस की डिमांड हमने अमेरिका के सामने की है, क्लोज डोर के पीछे। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल भी क्लोज डोर के पीछे पिछले हफ्ते यूएस में डील मेकिंग की काम कर रहे थे। तो दरवाजे के पीछे बातचीत चल रही है और हमें उम्मीद है कि भारत ऐसे कंडीशन में अपने लिए बेस्ट डील निकाल सकता है। और अगर दूसरे देश और हावी हो गए तो शायद अमेरिका भी इंडिया को एज अ वैल्यूएबल ट्रेड एलाई देखे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप के साथ किसी चीज की आप गारंटी नहीं ले सकते हो, कोई भरोसा नहीं है इस इंसान के ऊपर। चाहे वो कनाडा हो, मेक्सिको हो, ईरान हो, यूक्रेन हो, ट्रंप कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और यू टर्न काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। ऐसे में भारत इतनी जो शिद्दत से डील निगोशिएट कर रहा है, क्या ट्रंप शिद्दत से डील को लागू करेगा? अगर कर भी दिया, मान भी लिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि एक साल बाद वो डील से वापस यू टर्न ना कर ले? फिर हमारे पास ना इज्जत रह जाएगी और नॉट डील रह जाएगी। ट्रंप टैरिफ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आने वाला है, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पर आने वाला है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक बताती है कि इंडिया की एवरेज 17% टैरिफ लगाती है यूएस प्रोडक्ट्स पर, जबकि यूएस हमारे प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 3.3% टैरिफ लगाती है। तो जहां तक टैरिफ की बात है, वहां ट्रंप सही बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में यह डिफरेंस और भी ज्यादा है। इंडिया का एवरेज एग्रीकल्चरल टैरिफ 39% है, जबकि ट्रेड वेटेड एवरेज 65% तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफी प्रोटेक्शन देती आई है, देना भी चाहिए, फार्मिंग का मैटर है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद इंडियन एग्री और फूड प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे हो जाएंगे। इन कंपनीज का प्रॉफिट कम होने लगेगा, खामियाजा सीधा हमारे किसानों को भरना पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बिक पाएंगे। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स भी इन टैरिफ के से काफी प्रभावित होंगे। ये दोनों इंडस्ट्रीज इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूरोप और यूएस में काफी एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान। अगर यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करता है तो इंडियन ऑटो, इंडियन फार्मा कंपनीज को नए मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। और ये नए मार्केट्स यूरोप हो सकते हैं, लैटिन अमेरिका हो सकते हैं, अफ्रीका हो सकते हैं। इस एपिसोड का रिसर्च करते हुए जब हमें पता चला कि हमारी आईटी सेक्टर कितना डिपेंड करती है, 60% से भी ज्यादा हमारा सामान, हमारा जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट होता है, वो अमेरिकन कंपनीज को जाता है। सोचो अगर ट्रंप वहां कोई छेड़छाड़ करने लगे। इस सब का सोल्यूशन आसान नहीं है। हमारी स्थिति काफी दयनीय है। हम काफी प्रोटेक्टेड इकोनॉमी रह चुके हैं और ट्रंप इसे अब कॉल आउट कर रहा है। हमें इस पर फोकस करने की जरूरत है। यह अमेरिका की सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम भी बनने वाली है। इसको एडवांटेज कैसे बनाना है वो हमें देखना है। चाइना ये चीज भुगत चुकी थी ट्रंप वर्जन 1 में, जब वो पहली बार ऑफिस में आए थे। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इंसुलेट किया अमेरिकन इकोनॉमी से। हमने वो नहीं किया है। हमने आत्मनिर्भर को एक स्लोगन बनाकर छोड़ दिया है, उसे एक्शन में लाने की दरकार है अभी। लेकिन फोकस क्या हम इन चीजों पर कर रहे हैं या जो न्यूज में आजकल आप सुनते रहते हो उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं?